दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 4 मई 2020 और आज के हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। तो पीआईबी में सबसे पहले न्यूज़ थी, उसको देख लेते हैं। तो भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य जस्टिस न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का कोविड-19 के कारण इनका क्या हो गया, पॉजिटिव पाया गया था। अजय कुमार त्रिपाठी में एम्स दिल्ली में भर्ती थे, लेकिन इनका निधन हो गया। तो आपके लिए न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये लोकपाल हो जाता है। तो लोकपाल हम भारत में कैसे कैसे विकास क्रम हुआ उसको समझेंगे और फिर जानेंगे कि वैश्विक स्तर पे इसका कैसे विकास किया गया। तो हम भारत के संदर्भ में पहले विकास क्रम समझिए। तो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर पे ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम समझते हैं। लोकपाल दो शब्दों से बना है, एक आपका है लोक और दूसरे से बना है पाल, दो शब्द से बना है। तो लोक माने जनता का, पाल माने मित्र, यानी इसी को क्या कहा जाता, लोगों का मित्र। ऐसा व्यक्ति जो लोगों का या ऐसी संस्था जो लोगों का मित्र हो वही लोकपाल कहलाता है। भारत में अगर लोकपाल की बात करें तो इसका गठन 19 मार्च 2019 में किया गया था। भारत में अगर लोकपाल की बात की जाए तो इसका गठन 19 मार्च 2019 को किया गया था। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगर मोटो की बात करें तो इस संस्कृत के श्लोक का कुछ अंश लिया गया, माँ गिरधाः कस्यस्विदनम, माँ गिरधाः कस्यस्विदनम। तो ये आपका इसका मोटो है। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये लोकपाल होता क्या है। तो लोकपाल को एंटी करप्शन अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। एंटी करप्शन अथॉरिटी यानी एक ऐसा प्राधिकरण जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने व भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करता है। तो इसी को और किस नाम से जाना जाता, इसी को बॉडी ऑफ ओम्बुड्समैन या लोकपाल का निकाय के नाम से जाना जाता, या भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है और पब्लिक इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य करता रहता है, प्रयास करता रहता है। इसकी आखिरकार देखते हैं। शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन ये तूल कब पकड़ा गया, यानी ज़ोर शोर से कब इसे अपनाया गया, यानी इसको लागू करने के लिए, तो ये 2011 की घटना है। तो एक समाज सेवी का नाम आपने उस समय सुना होगा, जिसका नाम था अन्ना हजारे। महाराष्ट्र किराने नामक स्थान से ये ताल्लुक़ रखते थे। अन्ना हजारे एक आपके सक्रिय कार्यकर्ता थे। इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की, उसी को किस नाम से जाना गया, उसी को जन लोकपाल आंदोलन के नाम से जाना गया। इसी को जन लोकपाल आंदोलन के नाम से जाना गया, जिसमें अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी जो अब राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो चुकी हैं या स्वयं पार्टी बना लिए, आम आदमी पार्टी इसी जन लोकपाल आंदोलन की देन है। तो 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक मुहिम चली या आंदोलन चला व्यापक स्तर पर, जिसमें भारत की जनता ने व्यापक समर्थन किया। उसी का नाम था जन लोकपाल आंदोलन। तो आगे चलकर हुआ क्या, सरकार अंततः 2013 में कब, 2013 में संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया। इसी को किस नाम से जाना गया, इसी को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के नाम से जाना गया। 2013 के नाम से जाना गया। अब इसमें जो लोकपाल होगा तो दो स्तर पे यहाँ पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इकाइयों या प्राधिकरणों के गठन की बात की गई। तो केंद्र या संघ स्तर पे लोकपाल होगा, जो राष्ट्र स्तर पे जो भ्रष्टाचार
व्याप्त है। अधिकारी हों या कार्यालय हों या मंत्रालय हों या फिर मंत्री संतरी जो भी हों, तो केंद्र स्तर पर, राष्ट्र स्तर पे, संघीय स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गई। लोकपाल की नियुक्ति की जानी थी। और आपको जानकर आपको दिलचस्प लगेगा कि ये अधिनियम 2013 में ही पारित कर दिया गया था, लेकिन 6 साल तक कोई भी लोकपाल पोस्ट नहीं भरी गई। आपने देखा अभी 2019 में पहले लोकपाल बनाए गए, प्रथम लोकपाल बनाए गए, जिनका नाम क्या है, तो प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष या पीसी घोष को बनाया गया है। पीसी घोष या पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया है। ये प्रथम लोकपाल हैं। अब इसी प्रकार की व्यवस्था राज्य स्तर के जो कर्मचारी, अधिकारी एवं अन्य जो नेतागण हैं, सार्वजनिक अधिकारी हैं, उनमें भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए राज्य स्तर पर लोकायुक्त का जिस दिन ये अधिनियम लागू हुआ उसके 1 साल के अंदर लोकायुक्त प्रत्येक राज्यों में स्थापित किए जाने या गठित किए जाने का प्रावधान किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि ये लोकपाल होता है, तो हमने कहा पिनाकी चंद्र घोष हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कौन व्यक्ति भारत में लोकपाल बन सकता है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन हैं, तो कंडीशन क्या हैं, तो कंडीशन कहा गया जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही है उसकी आयु क्या होनी चाहिए, उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पहली कंडीशन यही कि 45 वर्ष की आयु वो पार कर चुका हो, उसी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, लोकपाल बनाया जाएगा। दूसरी कंडीशन है वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, फार्मर यानी पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, पहली कंडीशन है 45 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, दूसरी कंडीशन है उसकी वह सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहा हो, और दूसरी कंडीशन है या सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज या न्यायाधीश रहा हो। चाहे वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो या फिर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश रहा हो। और तीसरा कहा गया या एक ऐसा व्यक्ति जो आम जन के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और उसे इस काम में 25 वर्षों का अनुभव है, साथ ही वह इंटीग्रेट यानी सत्यनिष्ठ है, उसके अंदर इंटीग्रेशन है, ईमानदारी है और वह उत्कृष्ट योग्यता वाला व्यक्ति है, तथा भारत की आम जनता के कल्याण के लिए जो कौन कौन सी समस्याएं हैं या उसके लिए कैसे भ्रष्टाचार उसको निगल रहा है इत्यादि के संबंध में विशेष जानकारी, विशेष अनुभव रखता हो, तो ये 25 वर्ष का अगर ये अनुभव, ये विशेष जानकारी उसके अंदर है, उत्कृष्ट योग्यता है, तो उसे भी क्या किया जा सकता, लोकपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता। अब भारत में इसके विकास क्रम की हम देख लेते हैं, तो ये लोकपाल आया कैसे भारत में, तो भारत की आज़ादी के बाद से ही लोकपाल के गठन को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले जो ये लोकपाल है, ये शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1963 में, 1963 में एक वकील थे काफ़ी जाने माने, जिनका नाम था एल.एम. सिंघवी के द्वारा सबसे पहले लोकपाल शब्द को क्वाइंड किया गया, लोकपाल शब्द को गढ़ा गया। तो अगर ये पूछा जाए लोकपाल शब्द गढ़ा गया या सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया भारत में बता रहे हैं, तो भारत में 1963 में 1963 में इस शब्द का प्रयोग एल.एम. सिंघवी के द्वारा किया गया था। अब हम बात कर लेते लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो ये आपका हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन की
स्थापना की जाएगी जो करप्शन को उन्मूलन करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। तो इसमें 2 स्तरीय व्यवस्था की गई। केंद्र स्तर पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है या भ्रष्टाचार की आशंका पाई जाती तो उसको दूर करने का प्रयास लोकपाल के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? लोकपाल के द्वारा किया जाएगा। तो केंद्र स्तर पे कहा गया कि जो लोकपाल का गठन होगा, लोकपाल एक प्राधिकरण होगा जिसमें एक चेयरपर्सन होगा तथा उसकी सहायता के लिए 8 अन्य मेंबर्स शामिल किए जाएंगे। अब हम जान लेते चेयरपर्सन कौन होगा। तो पीछे भी बताए, एक बार फिर से रिपीट करते तो आपका चेयरपर्सन उसी व्यक्ति को बनाया जा सकता जिसकी एज 45 वर्ष पार कर चुकी हो। नंबर 2, हमने अभी कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश हो या 25 वर्ष का विशेष अनुभव रखता हो तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। अब इसकी नियुक्ति होगी तो कितने सालों तक होगी? तो यहाँ ये लिखा 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 70 वर्ष, यही मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में है, वो भी चर्चा में रहता तो उसकी भी बात करेंगे। 5 या 70 वर्ष होगी और इसके वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलती है बिल्कुल वैसे न इसकी वेतन भत्ते व अन्य कंडीशन शर्तें व सेवाएं लागू होंगी और इसका वेतन भी भारत की संचित निधि पर भारित होगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसकी चर्चा हो चुकी है। तो आपका 266 आर्टिकल 266(1) में आपकी संचित निधि की बात की गई और संचित निधि पर जिसका वेतन भत्ता पेंशन भारित होता उसमें किसी भी प्रकार की कटौती अचानक नहीं की जा सकती। तो कहा गया कि इसका वेतन भत्ता भारत की संचित निधि पर क्या होगा? भारित होगा चेयरपर्सन का। अब हम बात कर लेते हैं जो 8 अदर सदस्य होंगे। अभी हम केंद्र स्तर की संघीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो इसमें 8 जो होंगे ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को इसमें नियुक्त किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखते हैं उनको नियुक्त किया जाएगा और इनमें 8 सदस्यों में से क्या होंगे? आधे सदस्य 50% यानी 4 सदस्य क्या होंगे? ये आपका न्यायिक मेंबर्स होंगे, न्यायिक सदस्य होंगे और न्यायिक सदस्य उसी व्यक्ति को बनाया जा सकता जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या फिर ध्यान समझिएगा यहाँ सदस्यों में कहा गया हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो तो उस व्यक्ति को बनाया जा सकता है मेंबर लोकपाल का। दूसरा कहा गया जो आधे सदस्य 4 बच रहे हैं ये 4 सदस्य कौन होंगे? तो कहा गया ये आधे 4 मेंबर SC, ST, OBC, मिनोरिटीज, अल्पसंख्यक, महिला इत्यादि वर्ग से होंगे। तो 4 सदस्य SC, ST, OBC, महिला तथा अल्पसंख्यक समूह से होंगे। इसमें भी कहा गया कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में जनहित में विशेष जानकारी तथा उत्कृष्ट अनुभव रखता हो और ये अनुभव उसके पास कितने 25 वर्षों से ये अनुभव हो या 25 वर्षों से इस क्षेत्र में वह कार्य करता हो तो उसे मेंबर बनाया जा सकता है। तो अब केंद्र स्तर पे आपने देखा कि एक चेयरपर्सन होगा और साथ ही उसकी हेल्प करने के लिए 8 अन्य मेंबर्स की नियुक्ति की जाएगी और 8 जो ये मेंबर होंगे इनको सारी सुविधाएं जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज को मिलती हैं वैसे इनको सुविधाएं मिलेंगी। जबकि चेयरपर्सन को जो सुविधाएं वेतन भत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होती वो सारी सुविधाएं वेतन भत्ता व एवं सेवाएं चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल को प्राप्त होंगी। अब आगे देखिएगा इसमें जो ये लोकपाल है तो इसमें क्या क्या इसमें शामिल किया गया। दूसरा क्या प्रोविज़न है? तो इसमें सभी पब्लिक सर्वेंट आते हैं।
ध्यान दीजिएगा, जिसमें पीएम को भी शामिल किया गया है। इसमें सभी पब्लिक सर्वेंट का मतलब हुआ सरकारी कर्मचारी, इसमें सभी आते, चाहे वो ए ग्रेड के हों या फिर डी ग्रेड के हों। इसमें हाल यहाँ तक कि पीएम को भी, इसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया है। लेकिन आपका एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आर्म्ड फोर्सेज या सशस्त्र बल को शामिल नहीं किया गया है। सशस्त्र बल या आर्म्ड फोर्सेज जैसे बीएसएफ हुआ, और उसके बाद आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, सीमा सशस्त्र बल हो गया, असम राइफल्स हो गया, और इंडो चाइना फोर्स हो गई जो आपका आईटीबीपी है, तो इनको शामिल नहीं किया गया। और इसके बाद कहा गया, अगला प्रोविज़न क्या किया गया, कहा गया कि इसमें किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता या उसको जब्त किया जा सकता है, कन्फिस्केशन किया जा सकता, अगर वह गलत भ्रष्टाचार, भ्रष्ट साधनों का प्रयोग करके इकट्ठा की गई है, तो उस पर संपत्ति या प्रॉपर्टी को अटैच, उस पर कब्जा किया जा सकता, वह जब्त किया जा सकता है, भले ही उसके संबंध में न्यायालय में अभी प्रोजिक्यूशन लंबित हो या चल रहा हो, सुनवाई भले ही चल रही हो, ट्रायल भले ही चल रहा हो, लेकिन अगर वह ये स्पष्ट हो गया कि लोकपाल ने क्लियर कर दिया कि वो भ्रष्ट साधनों का प्रयोग करके संपत्ति का सृजन किया गया, तो उसको जब्त किया जा सकता और उस पर अधिकार जमाया जा सकता है। अगला कहा गया कि 1 वर्ष के अंदर सभी राज्यों के द्वारा अपने यहाँ लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी, तो ये बात इसमें की गई। अगला क्या प्रोविज़न किया गया, जो पब्लिक सर्वेंट होंगे, पब्लिक सर्वेंट, ऐसे पब्लिक सर्वेंट जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, उन्हीं को व्हिसल ब्लोअर कहा जाता है। व्हिसल ब्लोअर कहा जाता, तो कहा गया कि ऐसे पब्लिक सर्वेंट जो व्हिसल ब्लोअर के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान किया जाएगा, उनके फैमिली को, उनको और उनके घर या उनकी प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जाएगा। अब इसमें है कि इसमें कौन इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता, यानी लोकपाल का अध्यक्ष किसको बनाया नहीं जा सकता, तो ध्यान समझिएगा, तो कोई भी एमपीज, एमएलए जिन पे कोई अपराध का मामला लगा हुआ है, आरोप लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। और ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 45 वर्ष से कम है, वह भी इसका अध्यक्ष लोकपाल का नहीं बन सकता। दूसरा, पंचायत के सदस्य, नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटीज के सदस्य भी इसके मेंबर नहीं, इसके अध्यक्ष लोकपाल का नहीं बन सकते, तो दूसरा ये डिबार्केशन किया गया है। तीसरा, लाभ का पद अगर कोई व्यक्ति धारण करता है, तो उसे भी इसका मेंबर नहीं बनाया जा सकता, इसका अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। अगला, पब्लिक सर्विस अगर कोई होल्ड करता है, तो उसे भी इसका अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, अगर वो पब्लिक सर्वेंट, ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट है और उसे किसी अनुचित तरीके में लिप्त होने की वजह से, संलिप्त होने की वजह से पद से हटाया गया है, तो उसे भी इसका अध्यक्ष लोकपाल का नहीं बनाया जा सकता है। अब हम जान लेते इसके पास आखिरकार पावर क्या है। तो पावर के संबंध में हम बात करें, क्या पावर है, तो यहाँ हमने एसडी लिखा है। एसडी का मतलब सुप्रिंटेंडेंट एंड डायरेक्शन। सुप्रिंटेंडेंट या भारत के जितने भी मंत्रालय, विभाग, संगठन, प्रतिष्ठान हैं जो पब्लिक हैं, उन सभी को यह सुप्रिंटेंडेंट यानी निरीक्षण करेगा और दिशा निर्देश, डायरेक्शन दे सकता है। और एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, कोई भी, यहाँ तक कि सीबीआई को इसमें भी शामिल किया गया, वह सीबीआई सहित भारत में कोई भी जांच पड़ताल कर रही एजेंसी को सुप्रिंटेंडेंट तथा डायरेक्शन, निरीक्षण व दिशा निर्देश दे सकता है। दूसरा कहा गया कि यह किसी भी पब्लिक सर्वेंट जिस पर आरोप लगते हैं कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसे समन कर सकता है, बुला सकता है और उससे क्वेश्चन पूछा
जा सकता है। अगला कहा गया जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। 6 माह के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि लोकपाल की अनुमति के बाद इसे 6 माह तक अगर क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो एक्सटेंड भी किया जा सकता, विस्तार दिया जा सकता अगले 6 माह तक। लेकिन सामान्यतया जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो 6 माह के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। अगला कहा गया जो ट्रायल्स चल रहे हैं, पेंडिंग केस हैं बहुत सारे, उन केसों का जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए आवश्यक है उनके लिए स्पेशल कोर्ट का भी गठन किया जाएगा, विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा। अब इसमें हमने कहा प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री चूँकि वह देश की नीति निर्माता का प्रमुख केंद्र होता है तो इसको कुछ छूट भी प्रदान की गई है। कहा गया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कोई मामला है, इंटरनेशनल रिलेशन से कोई मामला है, दूसरा कहा गया वो एक्सटर्नल अथवा इंटरनल सिक्योरिटी बाह्य और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कोई मामला है, पब्लिक ऑर्डर से संबंधित कोई मामला है, या एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई मामला है, या फिर स्पेस यानी अंतरिक्ष से संबंधित कोई मामला है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बाह्य तथा आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष से संबंधित कोई मामला है तो ऐसे मामलों में उसके विरुद्ध यानी लोकपाल के द्वारा कोई भी यानी ट्रायल या किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की जा सकती। और कहा गया प्रधानमंत्री से जब भी आरोप कोई लगेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसके लिए फुल बेंच का ही गठन किया जाएगा, यानी तभी इस पे जांच प्रधानमंत्री पे हो सकती। 1+8 ये फुल बेंच है, फुल बेंच का ही गठन किया जाएगा। जब तक फुल बेंच नहीं होगी तब तक प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी यानी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। और इसको प्रधानमंत्री के खिलाफ जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उस इन्वेस्टिगेशन को या जांच को ट्रायल्स होगा या सुनवाई होगी उसे इन कैमरा यानी कैमरे के अंदर कैद किया जाएगा, कैमरे के अंदर होगा, न कि लाइव प्रसारण उसका किया जाएगा। और उस पर कोई भी मामला 2/3 बहुमत से, मान लो जितने मेंबर हैं 2/3 बहुमत से ही सुनाया जाएगा, 2/3 बहुमत से सुनाया जाएगा। और जो ये सब रिकॉर्ड होंगे प्रधानमंत्री के संबंध में, अगर उस पर आरोप सही भी साबित हो जाते तो इसे पब्लिक में ना तो उपलब्ध करवाया जाएगा और ना ही प्रकाशन किया जाएगा। तो ये आपका स्पेशल प्रोटेक्शन प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है। अब आपको ये लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं कि विश्व में सबसे पहले इसका कैसे कैसे विकास किया गया। तो आप स्कैंडिनेवियन देशों को आप जानते हो, तो स्कैंडिनेवियन का मतलब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये सब आपके स्कैंडिनेवियन देश कहलाते। तो स्कैंडिनेवियन में सबसे पहले शुरुआत इसमें विश्व में पहली बार ओम्बुड्समैन की हुई। तो ओम्बुड्समैन की विश्व में सबसे पहले शुरुआत कब? 1809 में। कब? 1809 में स्वीडन में की गई। आगे चलकर फिनलैंड में भी 1919 में, डेनमार्क में 1955 में, नॉर्वे में 1961 में क्या की गई, यानी कि ओम्बुड्समैन या लोकपाल की नियुक्ति की गई। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जीके टाइप का कि ओम्बुड्समैन विश्व में सर्वप्रथम कहाँ आया था। तो ये आपका कहाँ आया, तो 1809 में सबसे पहले स्वीडन में ओम्बुड्समैन, उसके बाद 1919 में फिनलैंड में, उसके बाद फिर डेनमार्क में 1955 में तथा फिर नॉर्वे 1961 में ओम्बुड्समैन का गठन किया गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं दूसरा। अब इसमें आपका ये आपका लोकपाल एवं लोकायुक्त जितना कहानी हो सकती थी, जितना इम्पोर्टेंस प्री और मेंस इंटरव्यू के लिए आपके लिए हो सकता था, वो हमने सारा डिस्कस कर दिए। अगला देखते हैं। अगला ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी 3 मई को आप देखते हो। हर साल 3 मई को क्या किया जाता, विश्व
प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता, तो ये आपका मनाया गया। तो इसी के संदर्भ में विश्व में जर्नलिज्म को लेकर के पत्रकारों को कितना थ्रेट है, कितनी सुरक्षा के देश में है, तो उसके संबंध में एक इंडेक्स निकाला जाता। इसी इंडेक्स को क्या कहा जाता? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहा जाता। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता? ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक एनजीओ है, तो उसी के द्वारा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इससे क्वेश्चन आईएएस में पूछा भी जा चुका है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा निकाला जाता है इसी का। और ये कब से प्रकाशन किया जा रहा? तो 2002 से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। इसी को रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स के नाम से भी इसकी मुख्य जो संस्था है उसको रिपोर्टर्स साइंस फ्रंटियर्स के नाम से भी, रिपोर्टर्स साइंस फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार देखते हैं किसको किसको कौन सी पोजीशन दी गई। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते। तो टॉप 5 कंट्री या 4 कंट्री आपको कम से कम पता होना चाहिए और भारत की पोजीशन पता होना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, इसका हमने एक ट्रिक बनाया है, तो ट्रिक आपको ध्यान रहेगा तो आप कभी एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होगे। तो इसमें ट्रिक है नफ़ा देना सीधे। मान लो नफ़ा हुआ है, आप पार्टनर, आपका कंपनी थी, तो आप कंपनी के जो वहाँ सीईओ उससे कहते हो कि आपको स्वतंत्रता हम तभी प्रदान करेंगे जब आप हमें जो नफ़ा होगा, नफ़ा देना सीधे, मुझे नफ़ा देते रहोगे सीधे, तभी हम देंगे। तो इसका फार्मूला क्या हुआ? नफ़ा देना सीधे, तभी आप स्वतंत्र रूप से काम कर सकते। जब मुझे नफ़ा जो हो रहा, नफ़ा का मतलब लाभ होता, नफ़ा ही नहीं दोगे तो आपको हम कोई स्वतंत्रता नहीं प्रदान करेंगे। तो नफ़ा देना सीधे, तो ना से कौन हो गया? नॉर्वे, फा से कौन हो गया? फिनलैंड, और देना से आपका कौन हो गया? डेनमार्क, और उसके बाद सीधे से कौन हो गया? स्वीडन। तो आपका नफ़ा देना सीधे से आपका बिल्कुल याद हो गया कि नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे नॉर्वे, नंबर 2 पे फिनलैंड, नंबर 3 पे डेनमार्क, नंबर 4 पे स्वीडन की रैंकिंग इसमें प्रदान की गई है। भारत की हम बात करें तो भारत का टोटल 180 देशों को इसमें शामिल किया गया। तो कितने इसमें देश शामिल हैं? टोटल 180 देशों को शामिल किया गया। अब हम भारत की पोजीशन देख लेते, भारत को कितनी रैंक दी गई। तो 180 देशों में भारत की रैंकिंग 142 है, 142 है, जिसमें पिछले साल 2019 में 140 रैंक थी, अर्थात 2 अंकों की गिरावट भारत के संदर्भ में देखी गई है। अंतिम पायदान पे कौन है? तो अंतिम पायदान पे उत्तर कोरिया को 180वें रैंक पर या पायदान पर स्थापित किया गया है, रैंक प्रदान किया गया है। अब हम बात करें इसके पहले उत्तर कोरिया के कौन है? तो उत्तर कोरिया के पहले आपको सारे देश ये पता इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ हम जान लेते हैं। चाइना की रैंक इसमें क्या है? 177 है। चाइना की रैंक कितनी प्रदान की गई? 177। तो हम पाकिस्तान की भी देख लेते हैं, पाकिस्तान की कितनी रैंक इसमें दी गई। तो पाकिस्तान की भारत से पीछे है, 145 पाकिस्तान को रैंक प्रदान की गई है। अब आगे देख लेते हैं कि हमने कहा 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता। तो 2020 की थीम क्या रही है? तो 2020 की थीम रही है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ये 2020 की थीम रही है। और जो 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, तो ये कब से शुरुआत हुई? तो ये 1993 से यूनेस्को के द्वारा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म है, कई बार आपको बता चुके। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है जो कि फ्रांस की राजधानी है, और यह सीन नदी के किनारे पेरिस आपका शहर स्थित है। यूनेस्को 1946 में 1946 में स्थापित किया गया, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेषकृत स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। आगे देख लेते इसमें क्या क्या पैरामीटर्स आपके अपनाए जाते हैं। अब जो यूपीएससी का ट्रेंड क्या हो गया?
जिनमें कई पैरामीटर्स होते हैं, उससे भी क्वेश्चन IAS में पूछा जाने लगा है। पिछले बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर्स पूछे थे, तो यहाँ आप अगर ध्यान से नहीं समझते हो तो एग्जाम में कन्फ्यूजन होती और फिर हम वही तुक्का मारते हैं। सही हुआ तो अच्छी बात, और नहीं सही हुआ तो सीधा क्वेश्चन गलत हो जाता, तो गलत होने के चांसेज ज़्यादा होते। तो जो भी हम डिस्कस करें, कोई भी आपका आगे पीछे अब बचाने लायक नहीं है। हर एक चीज़ को समझते चले, कुछ लॉजिक बेस कुछ ट्रिक बेस समझते चले। तो हमने इसमें एक ट्रिक बनाई, यानी इसमें टोटल 6 कंपोनेंट को शामिल किया जाता है। कितने इसमें कंपोनेंट को शामिल किया जाता है? तो इसमें टोटल 6 कंपोनेंट को शामिल किया जाता है। तो उन्हीं कंपोनेंट की हम बात कर लेते हैं। तो 6 कंपोनेंट हैं। पहला, मीडिया इंडिपेंडेंस, यानी मीडिया को उस देश में स्वतंत्रता कितनी प्रदान की गई, पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा, प्लूरालिज्म, यानी बहुलवाद, लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने या मीडिया पर किसी प्रकार से कंट्रोल सरकार का तो नहीं है, उसमें सबको आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है कि नहीं, तो बहुलवाद की बात की गई। अगला, मीडिया एनवायरनमेंट एवं सेल्फ सेंसरशिप की, यानी मीडिया एनवायरनमेंट वहाँ उस देश का कैसा है, और सेल्फ सेंसरशिप उस देश के जो आपके जर्नलिस्ट हैं वो कितना स्वयं से अपने ऊपर सेंसरशिप लगाना पसंद करते हैं। अगला, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है, तो यहाँ यानी कानून वहाँ का किस प्रकार का है, तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। उसके बाद न्यूज़ के संदर्भ में ट्रांसपेरेंसी कितनी बढ़ती जा रही, तो ट्रांसपेरेंसी इन न्यूज़। और सबसे लास्ट में छठा जो है, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो वहाँ का संरचना है उसकी क्वालिटी कैसी है, दैट सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन, जो न्यूज़ को सपोर्ट करता है तथा इंफॉर्मेशन को न्यूज़ तथा इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। अब इतना बताने के बाद वहाँ आपका ध्यान नहीं रहता और उसमें मिलते जुलते ऑप्शन वो बना देता, फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो हमने इसके लिए एक ट्रिक इसके लिए भी बनाई है। क्या ट्रिक है, तो MP में आप जानते हो 80 की जनसंख्या ठीक ठाक है, SC ST की, तो हमने इससे ट्रिक बनाई है कि वहाँ के लोग हमेशा उनके अधिकारों से वंचित किया जाता, तो हमेशा वो परेशान रहते हैं। तो यानी उसी के लिए अब यहाँ ध्यान समझिएगा। MP में हमने ट्रिक क्या बनाई, तो ये हमने क्या ट्रिक बनाई, MP में SC लोग तंग क्यों हैं, MP में SC लोग तंग क्यों हैं, बिल्कुल याद रहेगा। MP में SC लोग तंग क्यों हैं, तो ये यहाँ यम से मतलब क्या हो गया, मीडिया इंडिपेंडेंस हो गया, पीस का मतलब प्लूरलिज्म हो गया, और MESC एक शब्द है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब मीडिया, इस एनवायरनमेंट, यस से आपका सेल्फ सेंसरशिप। तो MP में SC लोग तंग क्यों हैं, M से मीडिया इंडिपेंडेंस, P से प्लूरलिज्म, और MESC से मीडिया एनवायरनमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप, और लोग से आपका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, लोग से लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। और उसके बाद तंग क्यों है, तो तंग से T आया, यहाँ एक अक्षर उठा लीजिए, तो ट्रांसपेरेंसी इन न्यूज़, ट्रांसपेरेंसी इन न्यूज़, ये आपका अगला हो गया। और उसके बाद क्यों, यानी क्यों है, तो लास्ट वाला आपका हो जाएगा क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन, अब आपके इसके पैरामीटर बिल्कुल याद हो गए होंगे कि MP में SC लोग क्यों तंग हैं, MP में SC लोग क्यों तंग क्यों हैं, आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। MP में SC लोग तंग क्यों हैं, तो M से मीडिया इंडिपेंडेंस, P से प्लूरलिज्म, और MESC एक वर्ड के साथ है तो मीडिया एनवायरनमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप, और लोग से लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, और T से आपका ट्रांसपेरेंसी न्यूज़, और Q से आपका हो जाएगा क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। तो ये 6 पैरामीटर आपको ध्यान रखिएगा। अब जो भी इंडेक्स या जो भी आएगा, अब सारा कुछ ऐसे हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन IAS PCS में गलत नहीं होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, कुछ वन लाइनर टाइप के काफ़ी आपका चर्चा में रहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते। तो हाल ही में संस्कृत मंत्रालय
प्रहलाद जोशी जो कि इसके हैं प्रमुख। तो प्रहलाद जोशी के द्वारा एक ई बुक जारी की गई और ई बुक का नाम क्या है? तो ई बुक का नाम है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। तो पूछा जा सकता प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड, ये आपका लिखे हैं आपका बीबी लाल साहब। तो बीबी लाल क्या थे? ये भारत के महान पुरातत्ववेत्ता थे। तो ये पुरातत्ववेत्ता थे, तो पूछा जा सकता बीबी लाल क्या थे? पुरातत्ववेत्ता थे। अगला देख लेते हैं, सर्वाधिक देखे गए धारावाहिक अभी आपने देखा कोविड-19 के चलते, यानी क्या किया गया? लॉकडाउन पूरे भारत में किया गया, जिसके वजह से कुछ आपके कार्यक्रम जैसे धारावाहिक थे रामायण महाभारत, इनको फिर से शुरू किया गया। तो ये विश्व में सर्वाधिक धारावाहिक कार्यक्रम आपका हुआ, विश्व में सर्वाधिक देखा गया। तो ये कौन है? रामायण। रामायण को सर्वाधिक देखा गया। तो आप देखते हो जो रामायण है, तो ये आपका एक रामचरितमानस है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की जाती है, जबकि रामायण संस्कृत में जो लिखी गई इसको वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। और आपका रामचरितमानस की बात करें तो इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। 7 कांड हैं और इसमें पूरी राम कथा का वर्णन किया गया है। तो आपका ये पता होना चाहिए। अगला, महिलाओं का जो खतना होता है, तो महिलाओं का खतना को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है सूडान में क्या किया गया? महिलाओं की खतना व्यवस्था को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला देख लेते हैं, वर्चुअल मैड्रिड ओपन। अभी कोविड-19 की वजह से एक आपका गेम हुआ मैड्रिड ओपन, ये आपका हर साल होता है। तो इस साल क्या किया गया? वर्चुअल मैड्रिड ओपन में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया, तो इसीलिए इसे मैड्रिड ओपन 2020 कहा गया। तो इसमें जो पुरुष वर्ग में जीते हैं तो ये आपका स्कॉटलैंड या ब्रिटेन के हैं एंडी मरे, तथा बेल्जियम के जो हारे हैं तो बेल्जियम के डेविड गोफिन। बेल्जियम के ये दोनों चीज़ आपका पता होना चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा ये जो जीता है उसको नहीं पूछा जाता इसने किसको हराया था। तो एंडी मरे, यहाँ डा आ रहा तो डा से आप ध्यान रखिएगा, ये डा वाला पहले आया तो एंडी मरे जीते हैं और डी वाला डा से हराए हैं डेविड गोफिन को। तो एंडी मरे स्कॉटलैंड के हैं, जबकि डेविड गोफिन बेल्जियम के हैं। महिला वर्ग में देखोगे तो महिला वर्ग में नीदरलैंड की कीकी बर्टन्स थी। कीकी बर्टन ये आपका किसको? बेल्जियम की फियोना फेरो को हराया है। तो ये 2 चीज़ें तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो ये कीकी बर्टन्स फियोना फेरो को हराया है। तो कीकी बर्टन्स ये कहाँ की हैं? तो ये नीदरलैंड की हैं। और बेल्जियम के कौन? तो बेल्जियम के दोनों लोग पुरुष व महिला दोनों वर्ग में हारे हैं। तो एंडी मरे ने किसको हराया है? तो एंडी मरे ने आपको डी से, ये आपका ये बीच में आया और डी से शुरू होगा, डेविड गोफिन स्कॉटलैंड, और डेविड गोफिन कहाँ के हैं? तो आपका बेल्जियम के हैं। कीकी बर्टन नीदरलैंड, और कीकी बर्टन ने किसको हराया है? तो ये फियोना फेरो को हराया, जो कि बेल्जियम के हैं। इसका अगला देख लेते हैं, फीफा विश्व कप। अगला है फीफा विश्व कप 2022 में फीफा विश्व कप कहाँ होगा? तो ये कतर में होगा। और यहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर इसको बनाया गया कतर के ही हैं आदिल खमीस को इसका क्या बनाया गया? फीफा विश्व कप 2022 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और फीफा विश्व कप 2022 कहाँ होगा? एक कतर में होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला, फेड कप हेड अवार्ड जो अभी दिया गया है उसके लिए नामित हुई हैं। तो ये पहली बार हो रहा, कोई विश्व में पहली भारतीय महिला को नामित किया गया। वो कौन है? सानिया मिर्जा। तो फेड कप हेड अवार्ड ये पाने वाली पहली महिला, नामित होने वाली पहली महिला होंगी। तो सानिया मिर्जा को नामित किया गया है। आगे देख लेते हैं, जापान सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन
हर साल दिया जाता, तो वैसे इस बार भी ये दिया गया है। तो ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया धांगजाम धवाली सिंह को। धांगजाम ने थांगजाम धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन कौन देता है? जापान सरकार। इस बार किसको दिया गया? तो मणिपुर पर्यटन फोरम के संस्थापक हैं, मणिपुर पर्यटन फोरम के संस्थापक थांगजाम धवाली सिंह को दिया गया है। अगला देख लेते हैं, यूपी में फर्स्ट वल्चर जटायु संरक्षण एंड प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो पूछा जा सकता, चूंकि प्रथम है तो यूपी में पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा? तो यूपी का एक जिला है महाराजगंज, और महाराजगंज का स्थान है फरेंदा नामक स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं, अगला अर्थ एंथम। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया गया, तो उसमें अर्थ एंथम यानी रचा गया, गाया गया। तो इसको लिखा है कवि अभय कुमार। अर्थ एंथम को किसने लिखा? अभय कुमार। और संगीत इसमें प्रदान किया था डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। तो डॉक्टर एल सुब्रमण्यम के द्वारा संगीत प्रदान किया गया, जबकि अभय कुमार ने इसको लिखा था। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2020 के लिए आपका वर्ल्ड बुक कैपिटल विश्व पुस्तक कैपिटल राजधानी किसको घोषित किया गया? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को क्या किया गया? विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के लिए घोषित किया गया है। तो पूछा जा सकता किसको घोषित किया गया? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को घोषित किया गया है। आप और आगे जो काफ़ी न्यूज में थी कि जो रिलायंस जियो लिमिटेड है, इसकी 9.09% हिस्सेदारी कौन आपका खरीदेगा, इसकी घोषणा की गई। इसको फेसबुक के द्वारा जिसके आपका CEO मार्क जुकरबर्ग हैं, तो उनके द्वारा खरीदे जाने की घोषणा की गई है। तो पूछा जा सकता है रिलायंस जियो लिमिटेड का जो 9.09 अर्थात लगभग 10% की हिस्सेदारी कौन खरीदने जा रहा? तो ये फेसबुक के द्वारा खरीदा जाएगा। अगला ये गार्टनर 2019 ने डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे करवाया, और इस सर्वे में विश्व का सबसे कुशल या दक्ष या निपुण, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कुशल दक्ष निपुण देश ये कौन नंबर 1 पे आया है? तो नंबर 1 पे इनमें भारत को रैंक मिली है। नंबर 1 पे किसको रैंक दी गई? तो भारत को नंबर 1 पे रखा गया है। अगला देख लेते हैं, अगला आपका कौन है? तो अगला 2019 में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसी को कहा जाता, ये भारत में आया। तो कहाँ से सबसे ज़्यादा 2019 में FDI आया है? तो सिंगापुर नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मॉरिशस है, नंबर 3 पे नीदरलैंड। सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड। तो अब इसको ऐसे याद कर सकते हो, सिंगापुर को सिंग और मारी तो नींद हो गई हराम। मान लो सिंह कोई जानवर था, जानवर ने सिंह से मारी तो नींद हो गई हराम। तो आपका याद हो जाएगा, सिंह मारी, जानवर ने सिंह मारी तो नींद हो गई हराम। तो सिंगापुर, मारी से मॉरिशस और नींद से नीदरलैंड। तो सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड 3 देश बिल्कुल आराम से याद हो गए, भूलोगे भी नहीं। जानवर है, सिंह मारी, तो सिंह जब मारेगा, सिंह हॉर्न इसी को सिंह को बोलते, तो आपकी नींद हराम हो जाएगी। तो आपका नंबर 3 पे नीदरलैंड हो जाएगा। नंबर 1 पे सिंगापुर, मारी से मॉरिशस और अगला नीदरलैंड। आपका बिल्कुल ये याद हो गया होगा। अगला लास्ट है आज के करंट अफेयर्स का कि ICC टेस्ट रैंकिंग अभी जारी की गई, तो भारत की रैंक इसमें 30वें स्थान पे पहुंच गया। तो ये 2020 ICC है, ध्यान रखिएगा। ICC टेस्ट रैंकिंग है। तो नंबर 1 पे कौन आया? नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया काबिज हुआ, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड और नंबर 3 पे भारत इसमें काबिज हो गया है। तो नंबर 1 पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड, नंबर 3 पे कौन हो गया? भारत हो गया है। भारत की रैंक नंबर 3
हो गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2020 है। तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2020 में नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड, नंबर 3 पे भारत हो गया। तो मैप आप ध्यान दीजिएगा, मैप में ऑस्ट्रेलिया के नीचे लटका है आपका न्यूजीलैंड। तो आप आराम से मैप से आप ध्यान रख सकते, रैंक नीचे चले जाइए तो नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, नंबर 2 पे आपका ये न्यूजीलैंड आ जाएगा, और उसके बाद आपका नंबर 3 इंडिया, अपना इंडिया है। तो ये रैंकिंग इस प्रकार हुई है। तो इसी के साथ आपका ये डिस्कशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।